नहीं, आज हमने पढ़ना है स्टोक्स सेकंड प्रॉब्लम। तो दोनों में ज्योमेट्री तो यही है, ये जो फ्लो ज्योमेट्री है और उसके ऊपर और नीचे फ्लूइड है। तो प्लेट की मोशन की वजह से फ्लूइड में फ्लो एस्टेब्लिश होता है, और वो जो फ्लो एस्टेब्लिश होता है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द प्लेट above and below the plate. तो बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री हम ये कहते हैं कि ठीक है, फिर हम वन साइड कंसीडर कर लेते हैं, यानी अपर साइड ऑफ द प्लेट। स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम में ये था कि हम इस प्लेट को सडनली मूव कर देते हैं इन एक्स डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी कैपिटल, जिसकी वजह से फ्लो डेवलप होता है। तो ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। इसका वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी वेक्टर इस तरह का है कि v और w जीरो और u इज अ फंक्शन ऑफ y एंड t। बिकॉज ऑफ दैट equation, continuity equation is satisfied identically, and the Navier-Stokes equation is reduced to this equation with the condition that there is no applied pressure gradient. तो हम सेकंड जो प्रॉब्लम करेंगे उसमें भी यही इक्वेशन है, इसी तरह का फ्लो। उसमें क्या है, दिस वाज फ्लो ओवर अ सडनली एक्सेलरेटेड फ्लैट प्लेट, और जो अभी हमने करना है उसमें जो फ्लो है दैट इज ड्यू टू एन ऑसिलेटिंग फ्लैट प्लेट। फ्लो जो होगा वो एक ऑसिलेटिंग प्लेट की मदद वजह से होगा कि ये जो प्लेट है दिस विल बी ऑसिलेटिंग इन इट्स प्लेन। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फिर वापस रिवर्स डायरेक्शन में आएगी, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर रिवर्स डायरेक्शन में। और बिकॉज ऑफ दिस ऑसिलेशन देयर विल डेवलप अ फ्लो। ये अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन करेगी। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि इसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड यहाँ तक है, तो ये इसकी मेन पोजीशन से ये चल के यहाँ तक आ जाएगी, और फिर उसके बाद ये वापस चलना शुरू होगी। तो इसकी ऑसिलेशन रिस्पेक्ट टू टाइम है, टाइम गुजरने के साथ साथ। ऑसिलेशन में क्या होगा कि इसकी यहाँ पे जो होगी ना ऑसिलेशंस की जैसे ये मेन पोजीशन से आगे जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये मूव करते करते स्लो हो जाएगी और आखिरकार ये रुकेगी और फिर रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू करेगी, फिर फास्ट होगी और यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ पे रुकेगी, और फिर जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो थोड़ी देर के लिए चलती रहेगी ना, कि ये मेन पोजीशन यहाँ तक आ जाए। तो ये नेबरिंग फ्लूइड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगी, तो कुछ हाइट तक फॉरवर्ड फ्लो स्टैब्लिश हो जाएगा, और वो फर्दर ऊपर फॉरवर्ड फ्लो स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। तब तक ये प्लेट रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी, तो ये अपने नेबरिंग फ्लूइड को फिर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी, और ये चलती चलती यहाँ तक आएगी। तो ये जो है ना रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए कि रिवर्स चलेगी, तो कुछ हद तक ऊपर तक रिवर्स फ्लो जा चुका होगा, उससे ऊपर अभी फॉरवर्ड फ्लो का पैटर्न चल रहा होगा, तो नीचे रिवर्स फ्लो होगा। फिर ये रिवर्स फ्लो पैटर्न ऊपर ट्रांसफर हो रहा होगा, तो ये फिर फॉरवर्ड चल पड़ेगी। तो जब ये फॉरवर्ड और रिवर्स ऑसिलेशंस करेगी, तो देयर विल अपीयर a pattern, some patterns of forward and reverse flow। एक दफा फॉरवर्ड फ्लो का पैटर्न है वो अभी ऊपर शिफ्ट हुआ होगा, तो नीचे रिवर्स का क्रिएट होने लग जाएगा। वो जब ऊपर शिफ्ट होने लगेगा तो फिर नीचे ये फॉरवर्ड का क्रिएट करने लग जाएगी। तो प्लेट इज जनरेटिंग पैटर्न्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स फ्लो। ये हमारा फ्लो का यानी जो डिस्क्रिप्शन है, और इसका फ्लो एस्टेब्लिश होने का हमारी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे ख्याल में फ्लो इस तरह का होगा। तो यूजुअली अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने अभी तक जो है ना जो इंटरनल फ्लोज थे उनमें भी फ्लो ड्यू टू मूविंग प्लेट या ड्यू टू द अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ा है। तो हमने देखा है जब अगर प्लेट की मोशन की वजह से फ्लो होता है, तो जैसा प्लेट की मोशन है वैसा ही फ्लो उसमें आ रहा है। और वो प्लेट का जिस तरह की मोशन होती है उसी तरह की मोशन जो है ना फ्लूइड में ट्रांसफर होती है। जैसे सिलेंडर रोटेट कर रहा था, तो रोटेटरी मोशन फ्लूइड में इंड्यूस हुई। प्लेट मूव कर रही हो फॉरवर्ड, तो उसी तरह का फॉरवर्ड फ्लो एस्टेब्लिश होता है।
अगर प्रेशर ग्रेडियंट हो की वजह से फ्लो हो तो फिर वो फ्लो सेंटर में मैक्सिमम होता है, बिकॉज के प्लेट्स के करीब विस्कोसिटी के इफेक्ट ज्यादा होता है, तो वो पर पैराबोलिक। तो यानी यूं कह सकते हैं कि जैसा इनपुट होता है वैसा ही आउटपुट होता है। यानी फ्लो जो है किसी वजह से कॉज होता है ना, हम कोई वजह क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से फ्लो में फ्लूइड में डिस्टर्बेंस पैदा होती है, विच इज कॉल्ड फ्लो। तो जैसा हम इनपुट क्रिएट करते हैं वैसा ही आउटपुट जनरेट होता है वहां से। तो यहाँ पे भी जैसा हमारा इनपुट है ऑसिलेटरी, उसी तरह का आउटपुट है, यानी फ्लो भी उसी तरह का ऑसिलेटरी है। तो दिस इज our problem, stroke sagging problem, flow near an oscillating flat plate। ये वही ज्योमेट्री है। ये ऑसिलेशन की इसकी जो वेलोसिटी है, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज u नॉट cos ऑफ nt। तो टाइम इज टाइम, टाइम वेरिएबल। एन जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है कि ये पर यूनिट टाइम कितने एग्जीक्यूट करती है, टाइम्स कितने पीरियड एग्जीक्यूट करती है। और यू नॉट कैन बी एज्यूम, जब ये ऑसिलेशन है तो यू नॉट जो है ये इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कंसीडर किया जा सकता है। तो ये इस तरह की ऑसिलेशंस ये प्लेट एग्जीक्यूट कर रही है। तो इसकी गवर्निंग इक्वेशन उसी तरह की है, ये वाली, पार्शियल यू बाई पार्शियल टी इक्वल टू म्यू पार्शियल टू यू बाई पार्शियल वाई टू। और बाउंड्री कंडीशंस हैं एट द प्लेट velocity is this, यानी प्लेट इज ऑसिलेटिंग एंड फार अवे फ्रॉम द प्लेट फ्लूइड इज एट रेस्ट। तो यकीनन जैसे स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम में हुआ, हमने इसमें भी यही बाउंड्री कंडीशन रखी थी, फार अवे फ्रॉम द प्लेट फ्लूइड इज एट रेस्ट। हमारा इंट्यूशन भी यही था और प्रैक्टिकली भी यही होता है कि प्लेट के करीब तो ये डिस्टरबेंस मौजूद होगी, लेकिन फार अवे फ्रॉम द प्लेट there will be no disturbance, fluid will be in the same state as it was earlier। तो यहाँ पे कोई मोशन नहीं। तो इसी तरह इस वाले में भी, यहाँ पे भी हमारे पास कोई फार अवे फ्रॉम द प्लेट फ्लूइड विल बी एट रेस्ट। अब जैसे हमने पिछले केस में सिमिलैरिटी सॉल्यूशन डिटरमिन किया, अब इस केस में हम उस तरह का सिमिलैरिटी सॉल्यूशन डिटरमिन नहीं कर सकते, तो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने आपको तब भी बताया था कि सिर्फ इसके मैथमेटिक्स की बात नहीं, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें ना तो ये इक्वेशन तो ओडीई बन जाती है, लेकिन ये वाली चीजें मैनेज नहीं होंगी और हमारा प्रॉब्लम फुली ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इसकी फिजिक्स उस प्रॉब्लम की फिजिक्स से थोड़ी डिफरेंट है। तो अब इसका हम सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो अब हमारे पास एक तरीका है, we assume a solution of this equation। किस तरह का सोल्यूशन? इसी तरह का जैसा हमने कहा, जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट होगा। अब जो यहाँ पे वेलोसिटी है u, ये फंक्शन है y और t की। यहाँ पे जो u है ये वाला, दिस इज फंक्शन ऑफ y एंड t। और t पे इसकी डिपेंडेंस कैसी है? ऑसिलेटरी टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ ये ऑसिलेट कर रहा है, इसी तरह की डिपेंडेंस है इसकी। क्योंकि जिस तरह का ये है उसी तरह की तो ऑसिलेशन फ्लूइड में ये पेनिट्रेट कर रहा है, तो फ्लो की ऑसिलेशंस भी इसी तरह की है। तो हम इसका मतलब टाइम पे डिपेंडेंस तो हमारी इसी तरह की होगी। हाँ, ये बात है, जैसे कि प्लेट है इसका एम्पलीट्यूड फिक्स्ड है, यू नॉट कांस्टेंट, लेकिन हमारी तो ऑसिलेशंस यहाँ पे फ्लूइड में होनी है, उनका एम्पलीट्यूड फिक्स्ड नहीं है, उनका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है जैसे जैसे हम वाई की डायरेक्शन में ऊपर जाते हैं। क्योंकि आपको पता ना डाई आउट होना है ना इन्होंने, बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी इन ऑसिलेशन में डाई आउट होना है, तो इनका एम्पलीट्यूड कम होता होता जीरो हो जाएगा, तो ये फिर डाई आउट हो जाएंगी। तो इनका जो एम्पलीट्यूड है हमारे यहाँ पे जो सोल्यूशन है यू यू वाई डी, उसकी टाइम पे डिपेंडेंस तो इसी तरह की है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो है वो वाई पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वाई। तो वो किस तरह का है हमें ये नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है यहाँ से कि वो वाई का फंक्शन है और डिक्रीजिंग है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज वी assume a solution of this equation of this form। हमने कहा कि u ऑफ वाई डी जो फ्लो एस्टेब्लिश हो रहा है प्लेट के ऊपर,
वो इस तरह का, उसमें ऑसिलेशंस है और उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग है, ऑसिलेटरी फ्लो है विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो वो हमने लिख दिया एफ ऑफ वाई उसका एम्पलीट्यूड है जो कि वाई की वजह से डिक्रीज होना चाहिए, ये भी हमने निकालना है, यानी ये फिलहाल फंक्शन हुआ है। और कॉज एंड टी टाइप की उसकी ऑसिलेशन है। तो ये सॉल्यूशन अगर हम यूज करें तो हमें टाइम का तो वेरिएशन पता चल गई कि टाइम पे हमारा सॉल्यूशन ऐसा वेरी कर रहा है, सिर्फ ये डिटरमिन करना है। हम इसको इस इक्वेशन में पुट करके तो एफ ऑफ वाई निकालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए इसमें टी मौजूद है और वाई भी, तो जब इसका टी से डेरिवेटिव लेंगे यू का तो ये वाला साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, साइन एंड टी। और जब वाई से डेरिवेटिव लेंगे तो इसके डबल डेरिवेटिव आ जाएंगे और कॉस रहेगा, इस साइड पे कॉस टी रहेगा और इधर साइन एंड टी रहेगा, तो टाइम एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, टाइम भी मौजूद रहेगा। तो हम तो एफ एफ में निकालना चाहते हैं, तो ये एफ डबल डैश तो आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे टाइम भी मौजूद रहेगा, तो एफ ऑफ वाई नहीं निकल सकता। हम ये चाहते हैं कि टाइम एलिमिनेट हो जाए, हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। आपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में पढ़ा कि cos एन टी प्लस आयोटा साइन एन टी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या कॉम्प्लेक्स टाइम का ये फंक्शन है। तो ये जो है ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ई आयोटा एन टी लिख सकते हैं। और ये जो हमने हमारा जो सोल्यूशन ये है, तो हम इसको फिर ये कह सकते हैं हमारा जो सोल्यूशन है दिस इज रियल पार्ट ऑफ दिस। तो रियल पार्ट क्या है इसका, एफ ऑफ वाई तो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो आयोटा के बगैर होता है वो रियल पार्ट होता है, आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमने कहा हमारा यू ऑफ वाई टी इज रियल पार्ट ऑफ दिस, तो वो तो यही बनता है। तो यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ई आयोटा एन टी की फॉर्म। इसको लिखने का फायदा क्या, अब जब इसका टाइम से डेरिवेटिव लेंगे ना तो ये ई आयोटा एन टी ही रहेगा और पावर का डेरिवेटिव आयोटा एन साथ आ जाएगा। और जब y से डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसके साथ भी ई आयोटा एन टी रहेगा। तो इस इक्वेशन में दोनों साइडों से ई आयोटा एन टी कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए हम इस तरह का सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं, इसको 186 जैसा लिखते हैं और इस से डेरिवेटिव लेके और इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो वी ऑब्टेन एफ डबल डैश माइनस आयोटा एन ओवर न्यू एफ इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन एफ में है और वाई का फंक्शन के तौर पे सॉल्व हो सकती है। इसके आपको पता रूट निकाल दें तो डी इज स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा एन ओवर न्यू। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा एन ओवर न्यू, इसके स्क्वायर रूट्स हैं, तो इसके टू रूट्स डिस्टिंक्ट रूट्स निकलने चाहिए। आपने रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा कि जितना अगर हम क्यूब रूट कहते हैं तो हमारे पास 3 डिफरेंट रूट्स निकलते हैं। तो इसी तरह किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जितना ये होता है उतने, तो 1/2 है तो स्क्वायर रूट है तो 2 रूट्स निकलने चाहिए डिस्टिंक्ट। क्यों नो आयोटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, विच कैन फर्दर बी रिटन एज, क्योंकि ये ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इनमें पीरियड इनका ऐड कर दें तो देयर इज नो हार्म। तो m इंटीजर है, तो वी हैव t ऑफ दिस फॉर्म। ये जो सॉल्यूशन निकला था हमारा, हम इस तरह से लिखा हमने इसको। और जब इस तरह से लिख लेते हैं तो आपको पता है कि ये तो e पावर में लिखा जाता है और ये पावर ये जो है फिर ये जो 1/2 है ये डिवाइड हो जाएगा इनके साथ, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के साथ। तो वो जो आर्गुमेंट में आ रहे हैं तो ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो जिसमें पाई बाई 4 प्लस 2m पाई की जगह m पाई होगी। तो ये हमारे पास d की फॉर्म बन गई और m हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो फॉर 0 and 1 वी गेट डिस्टिंक्ट रूट्स। तो फॉर m इक्वल टू 0 d1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा n ओवर 2 न्यू अंडर रूट, और फॉर m इक्वल टू 1 d की वैल्यू है ये। तो अदरवाइज जो है ये रेपिटेशन आने लगेगी। तो ये दो रूट्स आ गए जिनकी वजह से हम इक्वेशन सॉल्यूशन लिखते हैं y इक्वल टू a e पावर d1 y प्लस b e पावर d2 y, और d1 और d2 की वैल्यूज लगा दी। और अब ये a और b जो है दोनों दीज आर दी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स और इनको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं विद द एड ऑफ बाउंड्री कंडीशंस।
बाउंड्री कंडीशन हमारी जो y इक्वल टू 0 पे थी, दैट वाज u इक्वल टू u नॉट cos nt। तो हमने u की जगह f ऑफ y की cos nt लिख दिया, तो ये n से कैंसिल, और f इक्वल टू u नॉट, और y इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी की कंडीशन है, यहाँ भी इंफिनिटी है, तो f इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशंस यूज करें, कांस्टेंट निकालें और सिंपलीफाई करें, the solution of this of the form given in 191, u of y is equal to u dot e power minus ky cos of nt minus ky। अब ये वाला जो था पार्ट हमारा, ये ऑसिलेटरी पार्ट है हमारे सॉल्यूशन का, और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड में हमने कहा था ना, फंक्शन ऑफ y होगा तो e पावर माइनस के वाई है, के कांस्टेंट है, n ओवर 2 म्यू अंडर रूट, तो के कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे y इंक्रीज कर रहा है तो ये e पावर माइनस के वाई ये डिक्रीज करता है, यानी एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली विद y। तो यही हमारी इंट्यूशंस थी, लेकिन अब हमने क्या किया, एग्जैक्टली निकाल लिया, और ये क्या है, दिस इज एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन फॉर एन अनस्टेडी पैरेलल फ्लो। तो ये हमें इस फ्लो के बारे में जो हमारी इंट्यूशंस थी, ये बिल्कुल सॉल्यूशन भी उसी तरह का है। यहाँ पे मैं आपको एक बात कहता हूँ, हम इसको नॉन डायमेंशनलाइज कर सकते हैं, पिछले भी सॉल्यूशन के बाद ये अपनी बात की थी, यू नॉट इसकी डायमेंशन है वेलोसिटी की, इसको इधर डिवाइड करते हैं, यू ओवर यू नॉट, ये हो गया डायमेंशनलेस वेलोसिटी। ई ई ई को एक्सपोनेंशियल हो या कॉस वगैरह, इनका जो आर्गुमेंट होता है उसमें जो चीज होती है हमेशा डायमेंशनलेस है। ये माइनस के वाई जो है ना, ये डायमेंशनलेस है। इसका मतलब है y की डायमेंशन लेंथ की है, तो इसका मतलब है k की डायमेंशन 1 ओवर लेंथ है, तब ये कैंसिल होगा, तो k ये है। अभी मैं आपसे एक और बात करता हूँ इसके बारे में, ये पहले दे रहे कॉस के अंदर n t है, तो n फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन 1 ओवर टाइम की होती है, तो टाइम और 1 ओवर टाइम जो है ये नॉन डायमेंशनलाइज हो गया। इसी तरह के वाई भी नॉन डायमेंशनलाइज हो गया। तो टाइम अपने रेफरेंस टाइम से नॉन डायमेंशनलाइज होगा, तो रेफरेंस क्या टाइम क्या होगा, इसका टाइम पीरियड, और लेंथ अपनी रेफरेंस लेंथ से, और वेलोसिटी अपनी रेफरेंस वेलोसिटी से नॉन डायमेंशनलाइज होगी। तो अब सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि के जो है इसका मतलब रेफरेंस लेंथ है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, और के ये है, तो आपने मुझे बताना है ये कौन सी लेंथ है। इसी तरह 26 पिछले लेक्चर में आ जाए तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस थी उनमें भी यही बात मौजूद है। ये ईटा बना हुआ वाई ओवर म्यू टी अंडर रूट, तो ईटा डायमेंशनलेस वेरिएबल है, और इधर एफ डायमेंशनलेस वेलोसिटी है, यू ओवर यू नॉट करें तो एफ डायमेंशनलेस वेलोसिटी है। तो ईटा जो है इस ये नया वेरिएबल भी है और ये डायमेंशनलेस भी है। तो वाई यहाँ पे नॉन डायमेंशनलाइज हुआ था म्यू टी से, म्यू इनटू टाइम, और इधर देखें हम कह रहे हैं के की डायमेंशन 1 ओवर एल की है, तो ये 1 ओवर, तो ये एन जो है ये 1 ओवर टाइम है, तो यहाँ पे क्या आ गया म्यू इनटू टाइम, तो 1 ओवर म्यू इनटू टाइम अंडर रूट, तो वाई के साथ 1 ओवर म्यू इनटू टाइम। तो जैसा इस पिछले केस में था म्यू इनटू टाइम, इसी तरह की यहाँ पे ये चीज है, म्यू इनटू टाइम है, नॉन डायमेंशनलाइज हो रही है। तो ये आपने मुझे बताना है सोच के कि भाई ये कौन सी लेंथ है, ये यहाँ पे वो रेफरेंस लेंथ के तौर पे काम कर रही है। ये देखें बड़ी जबरदस्त चीज है, क्योंकि ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस बनी, इन्होंने एक तरफ तो वेरिएबल्स को मर्ज कर दिया बड़ी खूबसूरती से, ओडीई बना दी, और दूसरी तरफ इसने बहुत अच्छे तरीके से नॉन डिमेंशनलाइज भी कर दिया चीज को। तो आप क्यों, अब आपको मालूम होना चाहिए कि, और ये जो रियलाइजेशन है, अगर आप आगे एमएस वगैरह करें और उसमें भी हम ये कोर्स पढ़ाते हैं इसी तरह इससे एडवांस, तो फिर वहां पे आपको पता चले कि इनके अंदर बहुत सारी फिजिक्स है, कुछ मैं आपको बताऊंगा तो कुछ फिर भी नहीं बताई जा सकेगी, और इसी की बुनियाद पे आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूरी एक थ्योरी डेवलप हुई, और उस थ्योरी के डेवलप होने से पहले ये चीज लोगों को पता थी, लेकिन इसको प्रॉपरली रियलाइज ना करके वो गलती कर रहे थे, जिसकी वजह से गलत सोल्यूशन सिचुएशन पे पहुंच रहे थे। तो
जब आपको इस चीज का थोड़ा पता चलेगा तो तब आपको होगा कि भाई हम इस चीज का तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई मैं आपको बार बार नॉन डिमेंशनलाइजेशन के बारे में ध्यान देता था और whenever we talked about the non-dimensionalization of the solution मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि भाई आप नॉन डिमेंशनलाइज कर दें, मैंने हमेशा इस चीज पे जोर दिया कि हम वेलोसिटी को रेफरेंस एप्रोप्रिएट रेफरेंस वेलोसिटी से नॉन डिमेंशनलाइज करेंगे, लेंथ को एप्रोप्रिएट रेफरेंस लेंथ से नॉन डिमेंशनलाइज करेंगे, टाइम को एप्रोप्रिएट रेफरेंस टाइम से नॉन डिमेंशनलाइज करेंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो रेफरेंस क्वांटिटीज होंगी दे शुड बी प्रेजेंट इन आवर प्रॉब्लम, बाहर से कहीं से नहीं आएंगी, ये हमें इनको अपने प्रॉब्लम में से तलाश करके उनसे नॉन डिमेंशनलाइज करना होगा। तो अब मेरा सवाल दोबारा है कि यू शुड लेट मी नो कि ये ईटा कैसे डायमेंशनलेस है, क्या ये क्या चीज है, न्यू टी अंडर रूट कौन सी लेंथ है, और ये जो के है ये कौन सी लेंथ है, न्यू एन ओवर टू न्यू अंडर रूट ये कौन सी लेंथ है जो वाई को यहाँ पे नॉन डिमेंशनलाइज कर रही है। तो ये दोनों सवालात के जवाब आपने तलाश भी करने हैं और मुझे बताने भी हैं, सो दैट के फिर हमें इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हम उसको लर्न कर सकें। तो इस फ्लो 191 का ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। दिस इज ग्राफ, इसको ऐसे करके देखें तो ज्यादा अच्छा है। ये देखें ये वेलोसिटी है और दिस इज के वाई डायमेंशनलेस वेरिएबल। अब आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है या ये इसकी पॉजिटिव वन लोकेशन और ये नेगेटिव वन है, ये पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन के दरमियान ही मुख्तलिफ वैल्यूज ले रही है। लेकिन अच्छा, और जो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल इससे ऊपर जो कर्व्स हैं ये पॉजिटिव हैं, दे कॉरेस्पॉन्ड, इन पे वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है तो दे शो फॉरवर्ड फ्लो। और ये जो नीचे कर्व्स का हिस्सा आ रहा है इनकी यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है, दे शो रिवर्स फ्लो। अब देखें ये वाला फ्लो एक फॉरवर्ड शुरू हुआ और जो है ना ये डिक्रीज होता गया और फिर आखिरकार ये क्या आया, मीन पोजीशन पे आया, वेलोसिटी जीरो हुई और उसके बाद ये फिर प्लेट रिवर्स डायरेक्शन में जब चली गई तो अब ये रिवर्स फ्लो हो रहा है और फिर वो रिवर्स फ्लो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है और उसके बाद फिर वो डाई आउट होता जाता है एज वी गो अबव द प्लेट। इसी तरह से कोई भी आप लाइन पकड़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द लाइंस जो हैं वो इस तरह की ऑसिलेशंस को एग्जीक्यूट कर रही हैं। ये यहाँ से शुरू होती है तो ये यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे भी ये कहीं थोड़ा सा नेगेटिव होके फिर पॉजिटिव होके जीरो होती है। तो ये सारे जो कर्व्स हैं मुख्तलिफ टाइम्स पे ड्रॉ किए हुए हैं और दे आर showing the forward and reverse flow above the plate और वो एक पैटर्न से है तो ये ऑसिलेटरी फ्लो। और अगर इसको यहाँ से देखें तो हमें सही नजर आता है कि ये देखें ये जो है ना ये फॉरवर्ड फ्लो क्रिएट हुआ, फिर ये फॉरवर्ड फ्लो रिवर्स वीक होता होता फिर यहाँ पे यहाँ पे आके जीरो हुआ, फिर थोड़ा सा रिवर्स फ्लो होगा, फिर फॉरवर्ड फ्लो, ये यहाँ से ये सारी जो कर्व्स हैं ये को रिप्रेजेंट कर रही हैं ओवर हियर। जी बताएं, कोई सवाल हो तो पूछें। सर ये फिर एवरेज लेंथ होगी? देखो आप ये थोड़ा सोच लें किस चीज की लेंथ होगी, आप मुझे सही करके बताएं ना, एवरेज लेंथ किसकी। सर वैसे तो हमने लेंथ जो है वो तो इन्फिनाइट इन्फिनाइट के लिए है ना, जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है। भाई देखो मैंने ये नहीं कहा कि अभी बताएं, आप जी वो सर। बात बताएं मुझे सोच के जिस पे आप कन्विंस्ड हो, तुक्का नहीं, मैं नहीं ये कहूंगा कि अच्छा भी आप ऐसे फ्लोट कर दे तो मैं उसको जस्टिफाई करता रहूं। whatever you will you have to justify that at your own, खुद ही आप हमें समझाएंगे कि ये जी चीज सर। है ये है तब है ना।
जो मैं समझाऊंगा वो तो उसका तो जिम्मेदार मैं होऊंगा ना। जी सर। आप तो मुझसे ही पूछ रहे हैं कि ये वो है, ये वो है, भाई मैं तो नहीं ये बताना चाहता। आप मुझे खुद बताइए सोच के। कोई सवाल हो तो पूछें, ये तो मेरा सवाल था। सर वो जो हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वहाँ पे एफ कॉज ईटा टी इज इक्वल टू ज़ीरो रखा है, तो कॉज ईटा टी को हम इसका मतलब ज़ीरो नहीं ले रहे, तो एफ को ज़ीरो कह रहे हैं। तो यार ये हमने खुद नहीं लेना होता भाई, देखो ये तो ट्रिवियल सी बातें हैं, ये आप लोगों को तो नहीं करनी चाहिए मैं कहता हूँ। when a product of two things is zero, जब आप रियल एनालिसिस पढ़ते हैं ना, शुरू में रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, ये 8वीं क्लास में बोले, तो हम क्या पढ़ते हैं, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू रियल क्वांटिटीज इज जीरो एट लीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो, दोनों भी जीरो। तो अब हमने यहाँ से देखना है कि ये नहीं है कि ले रहे हैं, अब हमने यहाँ पे फैक्ट्स पे बात करनी है, विच वन कुड बी जीरो। अब अगर हम कहें ना cos एंड t इक्वल टू जीरो फॉर ऑल टाइम्स, दिस इज इम्पॉसिबल, cos एंड t तो एक रियलिटी है। जी सर। f का हमें नहीं पता, हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब हम इसके बारे में कह सकते हैं कि दिस दिस कुड बी जीरो पॉसिबल। ये तो नहीं हो सकता, cos एंड t तो कभी जीरो नहीं हो सकता फॉर ऑल टाइम। तो यहाँ पे फैक्ट्स की वजह से बात करते हैं, ये नहीं कि भी चलो यार ये ले लेते हैं, ये तो बात नहीं। तो इन दोनों में से किसी एक को तो जीरो होना है, तब ये जीरो है ना। जी सर। तो इसका मतलब है cos एंड t तो नहीं जीरो, तो फिर दूसरा ही जीरो।